Assalamu alaikum, this is Marwa Yasin, Foreign Universities Interview Instructor at Edify Group of Companies, and along with me there is CEO Edify Group of Companies, Sir Azim Qasim. आज की वीडियो जो है वो इंटरव्यूज़ के बारे में होने वाली है और स्पेसिफिकली यूएसए के इंटरव्यूज़ के बारे में होने वाली है। ऑल दो यूएसए की यूनिवर्सिटीज़ जो है वो इंटरव्यूज़ कंडक्ट नहीं करती, लेकिन एम्बेसी इंटरव्यूज़ आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट और बहुत सारे बच्चों का जो वीज़ा है वो डिपेंड कर रहा होता है इंटरव्यूज़ के ऊपर, एम्बेसी इंटरव्यू के ऊपर। और 70 to 80% जो बच्चे हैं वो सिक्योर नहीं कर पाते वीज़ा, बिकॉज वो इंटरव्यू ही क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग जो है वो इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे कि किस तरह से जो है वो आपने अपेयर होना है इंटरव्यू में और किन किन रीजंस की वजह से जो है वो बच्चे जो है वो इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते हैं। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से, अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से भी। तो सर अजीम कासिम साहब जो है वो आज हमें गाइड करने वाले हैं कि किस तरह से किन ट्रिप्स एंड ट्रिक्स को लेते हुए हम जो है वो हम लोग अपने जो है वो इंटरव्यू को क्लियर कर सकते हैं। तो सर क्या आज की वीडियो के बारे में क्या कंटेंट क्या होगा हमारा? देखिए, जैसे आपने पहले बताया कि यूएसए जो इंटरव्यू है स्टडी वीज़ा ख़ास तौर पे हाईली और एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यूएसए में एवरी स्टूडेंट हैज़ टू अपीयर इन द इंटरव्यू। और ये इंटरव्यू भी जो है ना वो बेसिक के अंदर होता है, पर्सनल फेस टू फेस इंटरव्यू होता है। और काफ़ी ज़्यादा जो है ना मिथ्स हैं इस इंटरव्यू को लेके। कुछ बच्चे कहते हैं कि ये फ्लूक है, बेसिक जो है ना वो रैंडमली जो है ना बच्चों को पिक करती है। कुछ कहते हैं ये लक है, किसी का लग गया किसी का ना लगा। तो जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी में जो है ना वो जो इंटरव्यू है यूएस एम्बेसी का, वो आप कह लें कि ना फेक है, ना वो कोई फ्लूक है, ना वो कोई लक है। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा होता है, यूनिवर्सिटी एम्बेसी का इंटरव्यू अच्छा होता है, तो आपको डेफिनेटली वो वीज़ा ग्रांट करते हैं। इसमें जो सबसे पहले जो मरवा जो बेसिक टिप्स हैं जो हर बच्चे ने फॉलो करनी है रिगार्डलेस ऑफ द कोर्स या रिगार्डलेस ऑफ द यूनिवर्सिटी ही इज़ अप्लाइंग, उसमें सबसे पहले तो ये है कि मैं खुद भी जब इंटरव्यू देने गया था मैंने खुद भी वहाँ पे नोट किया कि काफ़ी बच्चे जो हैं ना वो फेक प्रेजेंट हो रहे होते हैं। मतलब कि मैं यहाँ पे कहता हूँ कि बी नेचुरल, आप जो हैं अपने आप को वो पोर्ट्रे करें। अब इसमें मेरा मुराद ये है कि कुछ बच्चे क्या कर रहे होते हैं कि वहाँ पर जाके मतलब रूटीन में वो ड्रेसअप नहीं होते, जिस तरह के वो एम्बेसी में ड्रेसअप हो गए, 3 पीस पहन लेंगे, टाई बो लगा लेंगे, या फिर बहुत ज़्यादा फॉर्मल, जो उनको ना वो अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहते। और एक फेक सा लग रहा होता है कि यार ये बंदा जो है ना ये कंफर्टेबल नहीं है इस अटायर के अंदर। रूटीन में जैसे मैं अगर शलवार कमीज पहनता हूँ रूटीन में मैं अगर पैंट कोट पहनता हूँ तो मैं उस ड्रेस के अंदर जो है ना एक कंफर्टेबल फील करूँगा। और एकदम से अगर मैं कोई ऐसा ड्रेस पहन लूँ जो मैं रूटीन में नहीं पहनता तो मैं उसमें डिस्कम्फर्ट हो जाऊंगा। तो ये चीज़ वो नोट कर रहे होते हैं कि ये बंदा जो है ना ये फेक लग रहा है। अगर आप रूटीन में टी शर्ट पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, अगर आप अपने बाजू जो है ना वो फोल्ड करते हैं, तो उसी तरह रूटीन में जो एक आपका नेचुरल अटायर है आप उसी टायर में वहां पर जाएं। बिकॉज सर आपके साथ बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी हो रही होती है और मेजर यही चीज़ होती है। पहले भी ये बता चुका हूँ कि जो वीज़ा ऑफिसर्स हैं दे आर हाईली ट्रेंड। कोई एजेंसी से है, कोई FBI से है, मतलब कि वो उनके पास हर तरह के स्किल्स हैं आपको जज करने के। अच्छा, इसी तरह जो अब सेकंड है क्या नाम उसका, मतलब कि अगर आपने अपने आप को एज अ नेचुरल प्रेजेंट करना है, उसमें जो सेकंड पार्ट वो ये है कि अक्सर बच्चे मतलब आप भी बताती होंगी इंटरव्यू के अंदर, इंटरव्यू प्रिपरेशन के अंदर अक्सर बच्चे अपना एक्सेंट चेंज करते हैं। एक्सेंट मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक्सेंट का कोई पॉइंट नहीं है किसी भी दुनिया के कोने में। अगर आप आईएलटीएस में अपीयर हो रहे हैं, आपका वीज़ा इंटरव्यू है, कुछ कहीं पर भी आप जा रहे हैं, एक्सेंट के कोई पॉइंट नहीं है, कोई नंबर नहीं मिलने, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलना। ट्राई टू बी जेन्युइन जैसे आप बात करते हैं। अगर एक्सेंट, मैं हमेशा कहता हूँ अगर एक्सेंट के पॉइंट हों तो सऊदी अरेबिया के जितने भी गल्फ के बंदे हैं उनको भी वीज़ा ना मिले, ना कभी वो आईएलटीएस में अपीयर हो, चूँकि वो टे को ते बोलते हैं, स्ट्रेट, जिस तरह यूरोप के हमारे लोग हैं। तो आप हाँ, प्रोनाउंसिएशन जो है ना एक सेपरेट थिंग है। मतलब प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो ग्लास को आपने ग्लास ही कहना है, ग्लीस नहीं कहना, ये एक सेपरेट थिंग है। बट अगर आप एक्सेंट कॉपी करना चाहेंगे ना किसी बंदे का और अपने आप को एज ए गोरा प्रेजेंट करेंगे कि मैं बहुत बड़ा वो अंग्रेज हूँ और हाय माय नेम इज दिस, तो वो दे विल नो कि आप जो है ना वो अपने जेनेरिक जो है ना अपने जो नेचुरल आपका एक एक्सेंट है और जो आपका एक अटायर है उसमें आप नहीं आ रहे और आप जो है ना वो एक फेक अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। बिकॉज वी आर नॉट बॉर्न इंग्लिश, हमारे यहाँ घरों में उर्दू बोली जाती है, बल्कि मेजॉरिटी घरों में पंजाबी बोली जाती है। तो जब आप एक बिल्कुल उससे निकल के अपना एक्सेंट ही चेंज कर देंगे तो वो बिल्कुल फेक साउंड होगा।
तो इट्स अ बिग बिग नो। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी तरह जब आप इंटरव्यू का रट्टा लगा लेते हैं, ये भी जनरल टिप्स है। यस मेजर प्लीज नो। उन्होंने आपसे पूछा भाई यूएसए और आप शुरू हो गए, जो आपने याद किया हुआ था और आपने जो है ना वो एकदम से जो है ना वो उसके ऊपर बम्बार्डिंग कर दी। सर ये मेजर मसला है मेजर बच्चों के मसला, साथ। हाँ। और अक्सर जब बच्चों के ECI हमें रिसीव होते हैं तो उसमें लिखा हुआ होता है कि बहुत ज्यादा मेमोराइज लग रहा था। हाँ। मतलब उनको अपना क्वेश्चन पूछने का मौका दें और फिर जब वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछें तो फिर यू आर सपोज टू आंसर द नेक्स्ट वन। और थोड़ा ठहर ठहर के जो है वो आपने आंसर करना है। ऐसा नहीं है कि आपने याद किया हुआ है और बस आप फटाफट बोलना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत क्लियर चीज़ है कि आपने याद किया हुआ था। आपको नेचुरल साउंड करना है एज ही टोल्ड यू क्लियर बिफोर एज वेल। और इसमें आप पॉज भी लें, अपने जो आप बात कन्वे कर रहे हैं उसके अंदर आप पॉजेस भी लें, ताकि आप एक नेचुरल बंदा जब बोल रहा होगा ना बेशक बात के अंदर उसके पॉज आएंगे। ये नहीं हो सकता कि वो फ्लो में चल रहा है और उसके बिल्कुल पॉज नहीं आ रहा। Exactly. उसको ये लगे कि आप बिल्कुल एक जो है ना वो अभी जैसे एक नेचुरल बच्चा बात कर रहा है और आपकी एक फील आनी चाहिए। ये जो है ना ये मैं समझता हूँ कि 3 ऐसी टिप्स हैं जो हर बच्चे को फॉलो करनी चाहिए। अदर देन द क्वेश्चंस जो उन्होंने पूछने हैं आपसे, वो तो फिर अभी आपके पास क्वेश्चंस के हैं वो सारे, वो आप पूछे में बारी बारी फिर उसको तो डिस्कस अब हम लोग जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं, जो सबसे पहले हर कंट्री, नॉट ओनली USA बट किसी भी कंट्री के लिए जो है वो इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हैं, अदर इट्स यूनिवर्सिटी और एम्बेसी, आपसे पूछा जाएगा लाइक व्हाई USA। तो हम लोग जो फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में पूछे जा रहे हैं वो यही क्वेश्चन होगा कि व्हाई USA को आपने क्यों चूज किया अपनी स्टडी डेस्टिनेशन के लिए। अच्छा, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इंटरव्यू का डाटा निकाल लेना एम्बेसी का, फेसबुक पेजेस पे जाकर देखें जो हमारे स्टूडेंट अपीयर होते हैं उनसे पूछें, तो 99.9% द फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि व्हाई USA या व्हाई डिड यू चूज USA या व्हाट इज योर पर्पस टू विजिट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके अंदर आपने देखें इसमें अब बहुत सारे आंसर्स बनते हैं। लाजमी नहीं एक सब बच्चे एक आंसर दे सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पर्पस क्या है। पर्पस आपका स्टडी क्या है। अब आप ये ना कहें कि मेरा पर्पस स्टडी क्या है तो बस यहाँ पर आप ब्लैंक हो जाएं। आप उसको पूरा कन्वे करें कि मैंने USA क्यों चूज किया, सही है, मेरा पर्पस क्या USA विजिट करने का, और फिर आपने कैसे उसको कंपेयर किया किसी और कंट्री के साथ, UK के साथ या ऑस्ट्रेलिया के साथ। आपने मेन जो चीज़ आपसे पूछना चाह रहा है ना वाई, या आपका पर्पस क्या है वाई USA, वो ये पूछना चाह रहा है कि आपने आपका पर्पस क्या है US आने का। तो यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका पर्पस है क्या, और आपने अपनी बात को ऐसे कन्वे करना है कि ताकि उसको फुली अंडरस्टैंड हो, कि ये ना हो कि आप मतलब कि वो आपसे पूछ रहा है और आप बता कुछ रहे हैं, USA की तारीफें करना शुरू हो गए हैं, USA इज़ अ गुड कंट्री, USA जो है ना वो इज़ अ बिग कंट्री। इस तरह की जो बातें हैं, मतलब कि जो बिल्कुल एक जेनेरिक चीजें हैं ना, वो आपने उनको नहीं बतानी, क्योंकि आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो आपने एकेडमिक रीजन ज्यादा देनी है। आपकी रीजनिंग जो है वो एकेडमिक होनी चाहिए। और एक और मेजर प्रॉब्लम सर जो बच्चों के साथ है, बच्चे आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं मैडम अगर आपके पास कोई मटेरियल है तो काइंडली शेयर। आपने प्लीज अपनी रिसर्च करनी है, रिसर्च एंड रिसर्च। जब भी आपने किसी एकेडमिक रीजन पे बात करनी है तो मेजर चीज जो आपने करनी है वो रिसर्च होती है। आप जो है वो एक सॉलिड रीजन ढूंढे कि आप वहां पढ़ने क्यों जा रहे हैं। नंबर 1 डेस्टिनेशन है USA जो है वो स्टूडेंट्स के लिए। तो जब भी आप कोई रीजन देने लगे USA जाने की, तो जो मेजर चीज आपने बतानी है वो आपकी एकेडमिक रीजनिंग होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और जब वो आपसे पूछे पर्पस क्या USA विजिट करने का, तो आपको आपका पर्पस जो है ना वो एकेडमिक होना चाहिए। सही है। आप उसकी USA की रिसर्च के बारे में बताएं, आप USA की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताएं। अब आप यहाँ कहने शुरू हो जाएं USA की इकॉनमी बड़ी अच्छी है, USA बिग कंट्री है, USA अच्छा कंट्री है, USA का वेदर बड़ा अच्छा है। दिस इज ऑल वेक आंसर। इस पे आपको कभी वीज़ा नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पर्पस है आपके USA जाने का, ये इसी में इंक्लूड हो जाएगा। तो इस यूनिवर्सिटी को आपने क्यों चूज किया, ये भी एक मेजर क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। हाँ, ये मेजर क्वेश्चन है और इसका भी जो है ना आंसर बहुत से बच्चे जो है ना वो प्रॉपरली नहीं दे पाते। देखिए, जब आपसे पूछ रहे हैं कि वाई दिस यूनिवर्सिटी, तो अब आपने मुझसे कोई पूछे कि आपने ये फ़ोन क्यों चूज़ किया, तो मेरे पास 100 रीजन है बताने के लिए कि मैंने ये फ़ोन क्यों चूज़ किया। अगर मैं कहूँ ये मुझे प्यारा लगा था सिर्फ मैंने इसलिए ले लिया, तो दिस इज़ अ इलॉजिकल आंसर कि भाई आपको प्यारा लगा आपने फ़ोन ले लिया। अब आप पूरा पाकिस्तान छोड़ के, आप UK ऑस्ट्रेलिया छोड़ के, आपने मतलब कि दुनिया की 20,000 यूनिवर्सिटीज़ में से, मोर देन 20,000 यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी चूज़ की है। एंड यू हैव टू बी वेरी लॉजिकल, और आपका एक स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए कि भाई आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ किया।
उसके लिए सबसे पहले तो फिर वही बात कहते हैं, अगर आपने लेट्स सपोज यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा यूज़ की तो आप आगे से कहेंगे जी द कैंपस इज़ वेरी बिग, तो ये भी जो है ना एक बड़ा इलॉजिकल सा आंसर है। कैंपस इज़ वेरी बिग, सबके कैंपस बिग ही होते हैं भाई। आपको बड़ा कोई लॉजिकल आंसर करना है, उसकी आप रिसर्च के बारे में बताएं। अच्छा, और एक और चीज़ यूएसए में खास तौर पर नोट होती है, वो होती है कि उसके एलुमनाइज, क्योंकि यूएसए में एलुमनाइज की बड़ी वर्थ है। अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी उठा कर देखें, उन्होंने अपने एलुमनाइज पब्लिश किए होते हैं, आपको ये चीज़ उधर मिल जाएगी, विकीपीडिया के ऊपर मिल जाएगी। तो उस चीज़ को आप वहाँ पर बताएं कि भाई क्या नाम उसका, ये वहाँ के एलुमनाइज हैं, ये इसकी एकेडमिक रीजनिंग है, मैंने यहाँ पे क्यों चूज़ किया, इसकी रिसर्च फैसिलिटी जो है ना अच्छी है। उसके बाद फिर आप उसके कैंपस की तरफ आएँ, उसके बाद आप उसकी पब्लिकेशन चेक करें, उसकी रैंकिंग चेक करें, वो उसको बताएं। रैंकिंग का वर्ड आपने यूज किया, ये भी मैं बताना चाहूँगी कि बच्चे स्टार्ट ही रैंकिंग से करते हैं, ठीक है। तो और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होती हैं जो अच्छी रैंकिंग में आ रही होती हैं, तो क्वेश्चन फिर क्रॉस क्वेश्चन ये हो जाता है कि इससे अच्छी रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटी आपने क्यों चूज नहीं की। तो आप लोग कोशिश करें कि पहले तो उनकी रिसर्च एक्सीलेंस पे बात करें, ठीक है। जो वो जिस कोर्स के लिए आप जा रहे हैं ये बात करें कि जी इस एरिया में हमें ये फैसिलिटीज़ वहाँ प्रोवाइड की जा रही हैं, इनकी रिसर्च पब्लिकेशन बहुत अच्छी है, या उसके अलावा कोई बहुत अच्छी जो एकेडमिक रीजन आप दे सकते हैं। रैंकिंग को भी प्लीज़ आप रिसर्च और बाकी चीज़ों के बाद में डिस्कस करें, बिकॉज वो भी थोड़ा सा बाद में आ जाएगा। तो पहले आपने रिसर्च और बाकी चीज़ें जैसे सर ने एलुमनाई की बात की उन पे आएँ, और उसके बाद आप जो है वो रैंक्स की बात करें। उसके बाद आप कोर्स कंटेंट्स बताएं कि जो मैं कोर्स जो है ना, वो जब आपसे पूछते हैं कि भाई ये रैंकिंग तो और भी किसी यूनिवर्सिटी के पास अच्छी थी और ये फैसिलिटीज और भी यूनिवर्सिटी दे रही है, तो आप उसी वक्त उसके कोर्स कंटेंट्स पे आ जाएं कि ये जो कोर्स कंटेंट्स इसके पास थे ये वाले मुझे वहाँ पे ऑफर नहीं हो रहे थे, क्योंकि 99% यूनिवर्सिटीज़ का जो करिकुलम है आपस में मैच नहीं कर रहा होता। तो आप उसके ऊपर जो है ना उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी को कि भाई ये जो कोर्स कंटेंट्स है ना ये मुझे वहाँ पे नहीं मिल रहे थे। तो वो आपका ये है ना, वो आपकी यूनिवर्सिटी जो है ना वो स्टैंड अलोन हो जाएगी। उसी तरह से मरवा ने बताया कि रिसर्च की आपकी आ गई, आपकी एकेडमिक्स की रीजनिंग आ गई, आपकी फिर आपकी कोर्स रैंकिंग आ जाती है कि आपकी कोर्स की रैंकिंग किस तरह की है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपकी वो फिर आपका जो क्या नाम उसका उसकी जो क्या कहते हैं उसे ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी जो कहते हैं रेट होता है यूनिवर्सिटी का, कि उसमें ग्रेजुएट होने के बाद कितने बच्चों को जो है ना वो जॉब मिली है, वो आप वो पोर्ट्रे करें। इस तरह आप जब यूनिवर्सिटी की साइट खोलेंगे तो वहाँ पे आपको मल्टीपल जो है ना वो मिल जाएंगे, रिसोर्सेज मिल जाएंगे जहाँ पर आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो ये आपकी एक स्ट्रॉन्ग रीजनिंग बन जाएगी। और फिर दोबारा फिर वही बात करूँगा कि रट्टा नहीं क्रैमिंग नहीं, इस तरह से पोर्ट्रे करने हैं कि जैसे आप मतलब कि अभी आपके ज़हन में चीज़ें आ रही हैं और आप साथ साथ जो है उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं। अगर आप शुरू हो जाएंगे, आपको तो खैर एक्सपीरियंस है जैसे बच्चे बहुत ज्यादा। और एक और चीज बच्चे ये करते हैं, बच्चों की कोशिश होती है कि हमें कोई बना हुआ मटेरियल मिल जाए, हम उसको रट्टा लगा लें। जब आप उसको रट्टा लगाते हैं और आपसे क्रॉस क्वेश्चन हो जाता है ना, तो फिर यू आर नॉट एबल टू आंसर दैट क्रॉस क्वेश्चन। जब आपकी अपनी रिसर्च होती है तो आपके बिहेवियर में एक कॉन्फिडेंस होता है, आपको पता होता है कि मैंने सर्च किया तो मेरे से यहाँ से क्रॉस क्वेश्चन होगा तो मुझे पता होगा भाई कि मैंने इसको सर्च किया हुआ है, मेरे पास नॉलेज है। तो आपको ये फियर नहीं होता। जब आपकी प्रिपरेशन में ही लूप होल होंगे तो आप कॉन्फिडेंट अपेयर नहीं हो सकते, और फिर वहां पर आप लोग मार खाते हैं। तो मैं जब भी बच्चे मेरे पास आते हैं मैं उनसे कहती हूँ कि प्लीज़ रिसर्च करें। ये बच्चों का भी कसूर नहीं है, बिकॉज हमें शुरू से यूनिवर्सिटीज़ में जो है ना वो बहुत ज़्यादा वो नोट्स ही की आदत डाली गई। तो बच्चों की कोशिश होती है कि नोट्स मिल जाएं किसी तरीके से, हम उसको प्रिपेयर कर लें। नहीं, आपने ऐसे नहीं करना। आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे और 3 से 4 दिन में आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हो, अगर आप बहुत अच्छा टाइम अपनी जो है वो प्रिपरेशन को दो। ओके, तो आई कैन दिस इज इनफ फॉर द बाय दिस यूनिवर्सिटी क्वेश्चन। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, और ये है व्हाई डिड यू चूज दिस कोर्स। ये भी जो है ना, अब यहाँ पर भी काफ़ी बच्चे ख़ास तौर पे जो पोस्ट ग्रेड के बच्चे हैं वो क्या करते हैं, अब अपना सिर्फ एक I-20 लेने के लिए जो है ना किसी भी कोर्स में एडमिशन ले लेंगे, सही है। और उससे होता क्या है कि आपका जो एक वो करियर प्लान है, करियर पाथवे है, वो आपका क्लियर नहीं हो रहा उनको। लेट्स सपोज अब आपने सिर्फ एक I-20 लेने के लिए MBA में एडमिशन ले लिया या किसी भी ऐसे कोर्स में एडमिशन ले लिया जो आपके रेलिवेंट नहीं है, तो ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने ये डिसीजन लिया है, कोई ऐसा कोर्स लिया है जो एक क्रॉसओवर कोर्स है, जेनरिक कोर्स है, तो यू शुड बी वेरी क्लियर कि आपने ये कोर्स क्यों लिया है। और फिर कोर्स चूज़ करते वक्त जब आपसे वो पूछेगा कि भाई आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया, तो आपके पास उसकी प्रॉपर रीजनिंग होनी चाहिए। आपको तो इस चीज़ का आइडिया है, जैसे बच्चे आके पूछते हैं। और रीजनिंग के अंदर भी उसमें ये है कि लेट्स सपोज अगर आपके पास आप पोस्ट ग्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास पूरा करियर प्लान होना चाहिए कि भाई ये मैं यहाँ पे आज खड़ा हूँ, मेरी ये क्वालिफिकेशन है, यहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ या मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, और इस कोर्स करने के बाद मैं यहाँ पे खड़ा हूँगा, यहाँ पे खड़ा हूँगा, फिर यहाँ पे जाऊँगा, और अल्टीमेटली मैंने यहाँ पे पहुँचना है।
तो कोर्स चूज करना ये है ना, और इसको कन्वे करना वीज़ा ऑफिसर को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब अगर आपसे वो क्वेश्चन ये कर रहा है कि आपने ये कोर्स क्यों चूज किया, अक्सर बच्चे यहाँ पर यूनिवर्सिटी की तारीफें करना शुरू कर देते हैं और बजाय अपना करियर प्लान जो है ना वो इसमें गुजार देते हैं कि भाई मैंने ये किया। आपने कोर्स क्यों चूज किया, अब इंजीनियरिंग मैनेजमेंट क्यों चूज किया भाई? और ये ऐसा भी होता है कि फ्यूचर प्लान वाले आंसर को वो इसमें ऐड कर देते हैं, लाइक मुझे सैलरी अच्छी मिलेगी। नहीं, आपकी कोई पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट भी इसी जो है वो कोर्स के साथ रिलेट करती है। तो आपने ये बताना है कि आपको क्या स्किल, पर्सनल डेवलपमेंट और ग्रोथ इसके जो है वो इससे मिलेगी। बिकॉज जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो आपको सैलरी बताने से पहले वो आपसे पूछते हैं कि आप में ऐसा क्या है जो हम आपको ये जॉब दें। तो ऑब्वियसली यू आर सपोज टू टेल कि मुझे ये स्किल्स दे रही है ये डिग्री, मुझे इस डिग्री से ये फायदा होगा, इसलिए मैं डिग्री करना चाह रहा हूँ ताकि मैं एम्प्लॉयबल हो सकूँ फ्यूचर में। तो आप रीजंस दोगे कि ये रीजंस हैं, स्किल्स मुझे मिलेंगी इससे। या फिर हमारी कंट्री में जब वो इंडस्ट्री की ग्रोथ बहुत अच्छी है तो बिजनेस बहुत ज़्यादा ब्लूम पे है वहाँ पे, और इस रीजंस की वजह से मैं इस कोर्स को चूज़ कर रहा हूँ। बिकॉज मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से जाने के बाद, ये कोर्स करने के बाद किसी इंडस्ट्रियल सेटअप में लाइक टेक्सटाइल में या किसी भी इंडस्ट्री में आप बता सकते हैं मुझे एक अच्छी जॉब मिल सकती है। बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा, मेरे पास स्किल्स बहुत अच्छी आ जाएंगी इस डिग्री को अचीव करने के बाद। अच्छा, इसमें सबसे आसान हल है वो ये है कि जब आप कोई भी कोर्स चूज़ करते हो, जैसे आपने इंजीनियरिंग मैनेजमेंट चूज़ कर लिया, कोई भी कोर्स चूज़ कर लिया, तो जब आप यूनिवर्सिटी का लिंक खोलते हो ना तो उन्होंने हर कोर्स के साथ लिखा होता है वाई दिस कोर्स, ठीक है, और या फिर ये लिखा होता है कि आफ्टर दिस कोर्स यू विल बी एबल टू, ठीक है। उन्होंने पूरा एक आपको 2, 3, 4 पैराग्राफ दिए होते हैं कि आपने ये कोर्स क्यों चूज करना है, पीडीएफ्स भी होते हैं, पीडीएफ्स भी होते हैं, स्पेसिफिकेशंस बताई होती है प्रॉपर, और आपकी कौन सी स्किल्स जो है ना हम इनहांस करेंगे इस कोर्स के अंदर, इस कोर्स के बाद आप किस चीज के एबल हो जाएंगे, किस आपके पास क्या एक्स्ट्रा स्किल्स आएंगी। वो बच्चे जहमत ही नहीं करते उसको पढ़ने की, सिर्फ टाइटल पढ़ा इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, ठीक है। आपको चाहिए कि आप उसका पूरा एक वो जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है वेबसाइट के ऊपर, उसको जाके एक्सप्लोर करें और वहां पर देखें कि वाई दिस कोर्स, वहां उन्होंने लिखा होता है कि इस कोर्स के बाद आपकी ये रीजनिंग स्ट्रांग हो जाएगी, आपके पास ये स्किल आ जाएगी, आप इसके काबिल हो जाएंगे, इसके काबिल हो जाएंगे। दिस इज द थिंग दैट वीजा ऑफिसर इज लुकिंग फॉर, कि अब आपने उस कोर्स को सर्च किया भी है कि नहीं किया। और फिर यहाँ पर मैं ऐड ऑन कर देता हूँ, अगला क्वेश्चन नहीं है, कंपैरिजन भी आपके पास होना चाहिए कोर्स का। अगर आपने किसी और यूनिवर्सिटी का कोर्स सर्च किया उसके साथ उसको कंपैरिजन भी आपके पास लाजमी होना चाहिए। और फिर वही बात, रटा नहीं। ओके, एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, कोर्स के अंदर आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपका फेवरेट मॉड्यूल इस कोर्स में कौन सा है, आप कौन सा पढ़ने वाले हो, ये भी क्वेश्चन हो जाता है। और आपको मुश्किल कौन सा लगेगा ये भी आपको पता होना चाहिए। वो आपसे कोर्स की डिस्क्रिप्शन भी पूछ लेते हैं, तो आपका फेवरेट मॉड्यूल के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इन केस अगर वो आपसे पूछ ले। और आपको मॉड्यूल मुश्किल कौन सा लगेगा, मॉड्यूल में क्लियर करती जाऊँ, सब्जेक्ट को बोला जाता है, तो आपको वो कौन सा मुश्किल लगेगा वो भी आपको पता होना चाहिए। इन केस अगर वो पूछ ले तो आपके पास इसकी भी इन्फॉर्मेशन मौजूद हो। ओके, तो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूचर प्लान के बारे में। फ्यूचर प्लान को सर कैसे हम लोगों को एक्सप्लेन करना होता है? फ्यूचर प्लान्स को देखें, सबसे पहले तो आपने स्टार्ट करना है अपना कि आप इस डिग्री के बाद स्टार्ट कहाँ से लेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज अब आप बैचलर्स करने जा रहे हैं, तो आप उसे कहेंगे जी मैं BSc करने के बाद या मैं ये नर्सिंग का कोर्स करने के बाद आई विल स्टार्ट माई करियर फ्रॉम दिस, मैं इस स्टेप से स्टार्ट लूँगा। आफ्टर 2 years आई विल बी एबल टू ज्वाइन दिस, यानी कि मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा। 5 years के बाद, मैं 2 साल के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस लेके मैं मास्टर्स करूँगा या करूँगी। उसके बाद फिर मैं ये क्या नाम उसका जो है ना जॉब या इस करियर को ऑप्ट करूँगी और उसके बाद मैं इस पोस्ट पे पहुँच जाऊँगी। तो यू शुड बी क्लियर अबाउट योर डेजिग्नेशंस थ्रू आउट द करियर, कि आपका इसके बाद कौन सा डेजिग्नेशन होगा, उसकी क्या सैलरी होगी, 3 साल बाद, 5 साल बाद आपको एस्केलेट करके कहाँ पर पहुँचेंगे आप, उसकी क्या सैलरी होगी, और अल्टीमेटली आपने लाइफ में कहाँ पर पहुंचना है, मतलब कि 20 साल बाद, 25 साल बाद आप कहाँ पर जाएंगे और तब क्या सैलरी होगी आपकी। तो आपको पूरी टाइमलाइन आपकी याद होनी चाहिए कि अब आप लेट्स सपोज अब आप बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, ठीक है, और आपको यही नहीं पता कि इस डिग्री के बाद आपका करियर स्टार्ट कहाँ से होगा। और वो पूछता है जी आप क्या करेंगे, आप कहेंगे जी आई विल बी एबल टू वर्क फॉर द फाइनेंस मैनेजर। और ऐसा भी होता है बच्चे कहते हैं मैं बिजनेस ज्वाइन करूंगा। अगर आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही नहीं है अपनी डिग्री को लेके, तो हाउ यू आर सपोज्ड टू मैनेज दैट बिजनेस एज वेल। आपने ये बात नहीं करनी, आप पहले आप प्रॉपर इस पे भी आपको रिसर्च करनी होती है कि इस डिग्री के बाद आपके कैरियर प्रोस्पेक्ट्स क्या होंगे और आपको डेजिग्नेशन कौन से मिलेंगे, और उन डेजिग्नेशन के बारे में भी आपको पता होने चाहिए। और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी सर, उनसे ये भी क्वेश्चन हो जाता है। बिल्कुल, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपका स्टार्ट कहाँ से होगा करियर का। अब एक डिग्री है, BBA है या BSc है, अब आप कहें जी मैं जो BSc करने के बाद जो है ना वो स्टार्ट मेरा होगा एज अ साइबर एनालिस्ट,
तो उनको पता चलेगा ये फेक है, क्योंकि BScs के बाद आपका एज ए साइबर एनालिस्ट आप स्टार्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। तो आपकी जो डिग्री है उसका जो फर्स्ट करियर है वो कहाँ से जैसे हमारे यहाँ पर होते हैं बैंक में मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर्स होते हैं ना, MTOs होते हैं, तो वहां से स्टार्ट होता है एक फ्रेश ग्रेजुएट का। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और आस्ता आस्ता आपने कैसे एलिवेट होना है। आपको अगर आप एक डॉक्टर, अगर आप MBBS करने जा रहे हैं, या अगर आप लेट्स सपोज अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की डिग्री लेने जा रहे हैं या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो आपको पता होना चाहिए कि इस डिग्री के बाद करियर स्टार्ट कहाँ से होता है और इवेंचुअली वो कहाँ पर जाके एंड होता है, और उसकी पूरी जो आपकी डेजिग्नेशन की जो एक लिस्ट है, जैसे मरवा ने बताया कि उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। लेट्स सपोज आप कहते हो जी मैं इस डिग्री के बाद आई विल बी एबल टू स्टार्ट एज असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है, वो पूछेगा आपसे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी जॉब की, और आगे से आप ब्लैंक हो गए, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्रॉस क्वेश्चन के लिए हर वक्त तैयार रहना है कि क्रॉस क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है और कुछ भी क्वेश्चन कर सकता है, ऐसा क्वेश्चन भी जो हम कभी भी आपको नहीं बता सकते, जो उसके माइंड में आपने जो आंसर किया है। ये चीज भी है कि बच्चे फिर ये कहते हैं कि मैडम आपने मुझे इस क्वेश्चन के बारे में बताया था, तो ये तो उन्होंने मुझसे पूछ लिया। इसीलिए आपको कहा जाता है कि आपने अपनी तरफ से अपनी रिसर्च पूरी रखनी है कि क्रॉस क्वेश्चनिंग में वो कुछ भी पूछ सकता है, ऐसा भी कुछ पूछ सकता है जो हमें भी आइडिया नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा, क्योंकि उसने आपके आंसर में से क्वेश्चन निकाला। जी बिल्कुल, आपने एक आंसर किया, अब उस आंसर में से उसने क्वेश्चन निकालना है कि भाई अच्छा ये बताओ मुझे, फिर ये बताओ। तो इसलिए आपको थोड़ा सा जरा अपनी वो दिमाग की खिड़कियां खोल के सारा कुछ है ना चीज़ अगर आप पढ़ के जाएंगे तो इंशाल्लाह आपका इंटरव्यू कभी फेल नहीं होगा। एंड ऑल्सो बच्चे क्रॉस क्वेश्चनिंग से बहुत घबराते हैं, आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। बहुत सारे इन्विजिलेटर्स ऐसे होते हैं जो बैठे ही सिर्फ उनको आपके आंसर से गर्ज नहीं होती, उनको आपके कॉन्फिडेंस से गर्ज होती है। जहाँ पे आप लोग अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हो वहां पर उसको ये आपका जो है वो एक नेगेटिव पॉइंट मिल जाता है, और आपका जो है वो अक्सर यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू में तो ऐसा भी होता है कि री में चला जाता है, लेकिन एम्बेसी इंटरव्यू में आप लोगों के पास ये चांसेस नहीं होते। और एक और चीज जो अभी हमने ये बात की थी कैरियर प्रोस्पेक्ट की, कि आपको पता होना चाहिए आपका डेजिग्नेशन। अगर आपने जॉब ऑलरेडी पहले की हुई है और आप असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे थे या एसोसिएट की पोस्ट पे थे, तो आपको अपना डेजिग्नेशन इंक्रीज करके उससे थोड़ा सा एक स्टेप अप लेवल पे बताना होता है। ये नहीं कि आपने पहले एक्सपीरियंस लिया है तो फिर आप अपना वही वाला जो है ना वो बता दो कि ये डेजिग्नेशन मेरा आने के बाद भी होगा, नहीं, उसको थोड़ा सा एलिवेट करके आपने बताना है। तो ये चीज़ें जो है वो आपने काउंट इन करनी है और इनको जो है वो सोच कर जो है वो आपने आंसर करना है, अपना जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसको देख के। ओके सर, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे वो करंट जॉब के बारे में भी क्वेश्चन होगा कि आप अब जॉब क्या कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर आप किसी जगह जॉब कर रहे हैं तो आप क्या नाम उसका मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपसे पूछेगा करंट क्या जॉब कर रहे हैं, आपकी वहाँ पे आपकी डेजिग्नेशन क्या है, आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ एक और ऐड कर दूँ कि अक्सर बच्चे जो है ना वो अपनी प्रोफाइल जो है ना वो फेक प्रेजेंट करते हैं, कहीं जॉब नहीं कर रहे होते, या फिर लेट्स सपोज अपना गलत जॉब एंटर कर देंगे या एक्स डालने के लिए मैं मैसेज एक्स पढ़ा हुआ, और अपनी जो है ना वो एक ऐसी जॉब वहाँ पे लिख देंगे जो वो उसने कभी की नहीं है, या उसको आइडिया ही नहीं है कि जॉब होती कहती है। वहाँ से उसने क्रॉस क्वेश्चन कर लिया आपसे कि भाई इस जॉब में क्या होता है, आपकी डेजिग्नेशन क्या है, तो फिर ऑब्वियसली आपको दोबारा फिर क्या नाम उसका इंटरव्यू फेल हो जाएगा आपका। तो बी वेरी क्लियर कि अगर आपने वहाँ पर जॉब का एंटर किया है तो आपकी क्या जॉब है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सैलरी क्या है आपकी। इवन कि वो ये पूछ लेते हैं आपकी सिर्फ कॉन्फिडेंस लेवल चेक करने के लिए कि जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पर कितने एम्प्लॉइज हैं, कुछ 4 का नाम बता दें, ठीक है, आपके बॉस का नाम क्या, आपके इमीडिएट का नाम क्या, गेट का रंग किस तरह का है जहाँ पे आप जॉब करते हैं, आपका एनवायरनमेंट किस तरह का है। तो ये एक जस्ट टू चेक कि आप झूठ तो नहीं बोल रहे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ठीक है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि दे आर हाईली ट्रेंड। अक्सर बच्चे कहते हैं कि जब इंटरव्यू फेल होता है बाहर आ कहते हैं जी वो उसने बस ऐम ही मुझे रिफ्यूज़ कर दिया जी, मैंने तो बिल्कुल ठीक आंसर दिया था। ऐसी बात नहीं है बेटा, वो दिन में उन्होंने 500 इंटरव्यूज़ करने हैं, डेली के 500 इंटरव्यूज़ करने हैं। उनको कुछ नया चाहिए, उनको कुछ ऐसा आंसर चाहिए जो वो सुनना चाह रहे हैं। ये ना हो कि आपका वही रटा आया आंसर और फिर ऑब्वियसली दे हैव द अथॉरिटी येलो पेपर दे देंगे आपको, जाएंगे घर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके स्पॉन्सर कौन है, हु इज योर स्पॉन्सर, तो इस बारे में। स्पॉन्सर वैसे तो मैं हमेशा कहता हूँ कि स्पॉन्सर शुड बी योर ब्रदर, मदर और फादर। इन तीनों के अलावा चूँकि दे नो द कल्चर ऑफ पाकिस्तान के, यहाँ पर ये 3 जो है ना वो स्पॉन्सर बन सकते हैं पाकिस्तान में। अगर आप कहेंगे मेरे अंकल, मेरी आंटी, मेरी खाला। अच्छा, यहाँ पर सबसे बड़ी जो मिस्टेक है, एक मिसकंसेप्शन है ख़ास तौर पर जो पाकिस्तानी अमेरिकन बैठे हुए हैं अमेरिका के अंदर, वो कहते हैं जी मुझे फ़ोन करके जी हमने अपनी भांजी को स्पॉन्सर करना है, हमने अपनी भतीजी को स्पॉन्सर करना है, यहाँ वीज़ा नहीं मिलेगा। देखें, जब आप ये बिल्कुल शो कर देंगे कि उस बच्चे की होम टाइज 0 है,
पाकिस्तान में उसके पास कुछ भी नहीं है, ना पढ़ने के लिए पैसे हैं, और मैं बैठी हूँ अमेरिका में या मैं बैठा हूँ अमेरिका में, मैं इसको स्पॉन्सर करके बुला रहा हूँ पढ़ने के लिए यूएसए में, तो यहाँ पर आपका वीज़ा रिफ्यूज़। क्योंकि आप तो बिल्कुल एम्बेसी को ये बता रहे हैं कि भाई हमारा तो प्री प्लान हम जा रहे हैं वहाँ पर, वही बैठा वो स्पॉन्सर करेगा। एम्बेसी को ये देखना है कि जो बंदा पाकिस्तान में आपको स्पॉन्सर कर रहा है, आइदर आपकी मदर हैं, आपके फादर हैं, आपके भाई हैं, आइदर ही और शी इज़ कैपेबल ऑफ पेइंग योर फीस, आपकी अकोमोडेशन के एक्सपेंस, उनकी कैपेसिटी है इतनी पे करने की। क्योंकि ऑब्वियसली दे नीड टू चेक क्या आप वापस आएंगे, इतना आपके पास यहाँ पे रूट्स हैं पाकिस्तान में। तो अच्छा, अब ये भी नहीं है कि इन 3 के अलावा स्पॉन्सर कोई हो नहीं सकता, आपके फादर नहीं है, मदर नहीं है। ऑब्वियसली अगर आप किसी के गार्डियनशिप में हैं, मामू हैं, चाचू हैं, दिस इज़ आप कह लें कि एक्सेप्शनल केसेस, जहाँ पर आप ये बता सकते हैं कि मेरे चाचू, मेरे मामू स्पॉन्सर्ड है, बट विद स्ट्रॉन्ग एविडेंस। लेकिन अगर आप कहेंगे मेरा वो, अब ख़ास तौर पे पाकिस्तान में तो बहुत थर्ड पार्टी स्टेटमेंट यूज़ हो रही है, मुझे पता है बहुत से कंसल्टेंट्स भी ऐसे कर रहे हैं कि स्टेटमेंट किसी की भी लिखा दीजिए, मेरे मामू जो है ना मुझे स्पॉन्सर करेंगे या मेरे अंकल स्पॉन्सर करेंगे, तो वो बिल्कुल ही वीज़ा रिफ्यूज़। आपका स्पॉन्सर फादर मदर और प्लस उनकी सोर्स ऑफ इनकम, जैसे आप कहते हैं पूरा गाइड करती हैं बच्चों को स्पॉन्सर के बारे में कि वो क्या करते हैं, सोर्स ऑफ इनकम पता होना चाहिए आपको कि फादर, अच्छा अब लेट्स सपोज आपने अकाउंट के टाइप भी वो पूछते हैं, अकाउंट का टाइप क्या है, लोकेशन क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने कहा जी मेरे फादर का या मेरी मदर का जो है ना वो रेंटल इनकम है, या आपने कहा जी मेरे फादर के जो है ना वो स्पिनिंग मिल है, तो पूछ लेंगे स्पिनिंग मिल में क्या होता है, एम्प्लॉयज कितने हैं, एम्प्लॉयज कितने हैं। आपने कहा जी मुझे याद है एक स्टूडेंट से उन्होंने पूछा था, उसने कहा कि मेरा जो है ना वो नीलम इंटरप्राइजेस, उसने उससे पूछा कि इंटरप्राइजेस क्या होता है, ठीक है, अब बच्चा आगे से ब्लैंक हो गया, ठीक है। इस तरह बड़ा बेसिक क्वेश्चन है ये इंटरप्राइजेस वाले क्वेश्चन से मुझे याद आया, बच्चों ने कंपैरिजन में जिन यूनिवर्सिटीज के अक्सर बच्चे जो आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए और ये चेक करने के लिए आप झूठ बोल रहे हैं या नहीं, वो ये भी कहते हैं कि मुझे इसके स्पेलिंग भी बताएं, स्पेलिंग बताएं। तो बच्चों को फिर ये होता है कि मैम शुक्र है मैंने याद किया था, मुझे आते थे। तो ये भी आपने एक बात याद रखनी कि जो चीज आप उनको बता रहे हैं उसमें से आपसे क्वेश्चन हो जाए, क्वेश्चन हो सकता है, बिल्कुल ऐसा ही है। स्पॉन्सर का आई थिंक हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट आगे मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव एनी रिलेटिव्स इन द यूएसए? अगर तो देखें आपके बहन भाई या आपके मतलब कि क्लोज जो रिलेटिव्स हैं, बहन भाई हैं, फादर है, मदर है, इनमें से कोई है आपका वहाँ पर यूएसए में, तो आपको बताना चाहिए लाजमी, उसमें छुपाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आप छुपा सकते हैं क्योंकि उनके पास सारा डाटा रिकॉर्ड है, ठीक है, उसमें छुपाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके कोई दूर के रिलेटिव्स हैं, मतलब कि चाचू के आगे भाई हैं या कोई, अगर उन्होंने किसी को नहीं बुलाया हुआ पाकिस्तान से, लेट्स सपोज अगर आपके चाचू वहाँ पर हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, और चाचू ने एक बार स्पॉन्सर किया था आपके पापा को, या पापा ने वीज़ा अप्लाई किया था यूएसए का, तो उन्होंने बताया था कि मैं अपने भाई को मिलने जा रहा हूँ, ठीक है। अब एम्बेसी के पास ये रिकॉर्ड है कि जब आपके फादर ने अप्लाई किया था तो उन्होंने बताया था कि मेरा भाई उधर है, तो इन दिस केस आपने अपनी वीज़ा फाइल के अंदर ये बताना है और इंटरव्यू बताना है कि हाँ जी मेरे चाचू वहाँ पर हैं, ठीक है। तो इस तरह के, वैसे तो ये केस टू केस बेसिस करता है, आई थिंक आपको कंसल्ट करना चाहिए किसी से, बट आपको रिलेटिव्स अपने छुपाने नहीं चाहिए, क्योंकि इसका आपके ऊपर कोई नेगेटिव जो है ना वो इम्पैक्ट नहीं होना। अक्सर बच्चे कहते हैं मैं बताऊंगा रिलेटिव्स का तो मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा, भाई ये कोई ग्राउंड नहीं वीज़ा रिफ्यूज़ होने की। वीज़ा रिफ्यूज़ होने की ग्राउंड सारी एकेडमिक हो सकती हैं, रिसर्च हो सकती हैं, ये ग्राउंड नहीं हो सकती कि आपके वहाँ पर चाचू हैं तो मोहम्मद आपको रिफ्यूज़ कर देंगे। ऑब्वियसली वो अगर आप कहेंगे कि चाचू मेरे न्यूयॉर्क में होते हैं और मैंने जाकर रहना भी न्यूयॉर्क, उनके घर पे जाकर रहना है, उनके पास यूनिवर्सिटी है, वही स्पॉन्सर है मेरे, वही मेरा सारा खर्चा उठा रहे हैं, फिर तो वो रिफ्यूज़ करेंगे, 100% करेंगे। इसलिए मैं कहता होता हूँ कि एक बैलेंस्ड प्रोफाइल और एक बैलेंस्ड इंटरव्यू होना चाहिए, ताकि वीज़ा ऑफिसर को कभी भी ये डाउट ना हो कि आपके इंटेंशंस कोई और है। और एक और मेजर क्वेश्चन जो है वो है ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में। ये भी क्वेश्चन होता है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, डू यू हैव एनी ट्रैवल हिस्ट्री? अच्छा, इसमें चूंकि हमारे पाकिस्तानी हमारे जो ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं उनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री होती है, तो उनमें तो हम बताते हैं कि भाई बताएं आप उनको मेरी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, उनको वीज़ा अफसर को आइडिया होता है कि जो स्टूडेंट है वो उसको एक्सपोजर है डिफरेंट कंट्रीज़ का भी और ट्रैवलिंग का भी, और अगर नहीं है तो आप उनको एक्सप्लेन करें कि क्यों नहीं है, ठीक है, या आप उनको बता दें कि मेरा कभी प्लान नहीं हुआ, मुझे कोई मौका नहीं मिला, या मैं स्टडी में बिजी था तो इसलिए मैंने कभी जो है ना वो प्लान आउट नहीं किया ट्रैवल हिस्ट्री का। बिल्कुल आप ये ना कहें कि नो,
ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि भाई मेरी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, क्यों नहीं है, थोड़ा सा बता दें, थोड़ा सा मेड अप मॉडिफाइड आंसर। हाँ, मॉडिफाइड आंसर कर दें कि भाई ये वजह है मेरी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, या ये वजह है ट्रैवल हिस्ट्री मेरी, अगर है तो दैट्स गुड, अगर नहीं तो उसका कोई इतना नेगेटिव पॉइंट नहीं है, आप थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दें कि भाई क्यों नहीं है, ठीक है, दैट्स इट। और अगर है, अच्छा अगर कहीं आपका कोई रिफ्यूजल है तो वो भी मैसेज से ना छुपाएं, मेरा तो ये मशवरा आपको। ओके, सो वी आर डन विद आवर क्वेश्चंस। इसके अलावा भी अगर कोई आपकी क्यूरी है, वी आर ऑलवेज अवेलेबल हेयर फॉर योर हेल्प, और आप लोग कभी भी हमें अप्रोच कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब का जो लिंक है वो आप लोगों को शो हो रहा होगा, और इसके अलावा फेसबुक पे भी हम लोग अवेलेबल हैं। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज सेशन, एंड वी होप कि नेक्स्ट टाइम हम इसी भी अच्छी वीडियो के साथ आपके सामने होंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। दिस इज़ मी मरवा साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़। गलत हो गया, एंड पे गलत हो गया, सिंपल कह देती है कि कहना मुझे लंबा हो गया, लंबा हो गया, एंड पे सिंपल ये कह दो कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दैट्स इट। अल्लाह हाफिज़। ठीक है, अब कहाँ से शुरू करूँ? शौकत को बुलाएं। इधर से कर लें। Okay, This so is all from- this is all from- This is all from today's, नहीं थोड़ा सा ठहर के बोलूँगी। ओके, सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। ज़रूर जो है वो आपने लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और हमारी आने वाली वीडियोस का भी वेट कीजिए, बिकॉज वो भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होंगी। सो दिस इज़ मी मरवा यासीन साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, एंड आई एम अजीम कासिम, और दिस इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड। अगर कोई आपकी इंक्वायरी है, कोई अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो हमें लाजमी अप्रोच करें, बट प्लीज़ थोड़ा पेशेंस के साथ। कुछ बच्चे होते हैं वो हरे बटन पे हाथ रख के कॉल्स पे कॉल्स। अब यकीन करें डेली की तकरीबन कोई 400 प्लस कॉल्स मैं रिसीव करता हूँ। थोड़ा सा पेशेंस दिखाया करें, व्हाट्सएप मैसेज कर दें, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन अगर लॉजिकल हुआ। अगर ये क्वेश्चन हुआ कि मुझे वर्क परमिट चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो मैं बिल्कुल रिप्लाई नहीं करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।